हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में या फिर आपका सीजी व्यापम में पूछे गए प्रश्न होंगे और इसी पैटर्न में आपको आगामी जो आपका छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसमें आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सभी को दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, ट्रिक और कंसेप्ट के माध्यम से। सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ हमने छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स को पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वहाँ सभी वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक और बहुत ही अच्छा अच्छा कंसेप्ट बताया हुआ है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिर चलिए कोई देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आपका 5 से लेके 6 सेकंड का ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आप खुद से बनाओगे तो उसमें आपका जो है कैलकुलेशन का स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है और इसी टाइप में अगर डाटा चेंज करके हमारा जो आगामी एग्जाम है छात्रावास अधीक्षक का, उसमें आपको इसी टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, इसमें हमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, देखिए, हम अगर हमें दे दिया जाए कि 5 लगातार संख्या या फिर 6 लगातार संख्या, 7 लगातार संख्या, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक संख्या हम एक से मानते हैं, एक से +1, एक से +2, इस प्रकार से हम ये मानते चलते हैं। ठीक है, फिर इन सभी को हम जोड़ते हैं, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखिए, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको बनाने का, उसको आप समझिए। देखिए, इसका मैंने ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ था आपको औसत वाले चैप्टर में। देखिए क्या दिया है, 5 लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या होगा दोस्तों 5, वो लगातार संख्या होगा। संख्याएं क्या है ये हमें नहीं पता, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। संख्याएं कौन सी हैं वो अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, 5 संख्या होगा। अब क्या बोला दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक है, और देखिए जो भी औसत दिया रहता है वो हमारा क्या होता है, मध्यमान। मध्यमान कहने का मतलब जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसके बीच का वैल्यू। ठीक है, मतलब 5 लगातार अगर संख्या, कोई भी संख्या होगा, उसके बीच का वैल्यू, उसका मध्यमान कितना है, जो कि हमें दिया गया दोस्तों 16, मतलब बीच में क्या आ जाएगा, 16। देखिए बीच का मान हमें मिल गया। क्योंकि इसमें देखिए क्या बोला है, 5 लगातार संख्या, तो 16 के बाद जस्ट लगातार में अगर मैं संख्या लिखूं तो कौन सा संख्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 के बाद 18 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 16 से पहले कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 15, और 15 से पहले संख्या कौन सा आ जाएगा, 14। देखिए हमें मिल गया 5 लगातार संख्या। ठीक है, आप चाहो तो इन पांचों संख्या को जोड़ करके आप 5 से भाग दे करके देख सकते हो। ठीक है, इसका औसत आपका हमेशा 16 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें अब इसमें हमें देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से देखिए हमें डायरेक्ट मिल गया दोस्तों, हमारे पास क्या मिल गया, बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 18। ठीक है, यह है आपका दोस्तों बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और यहीं पर अगर आपको पूछ दिया जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों हमारे पास 14। ठीक है, ये हो जाएगी दोस्तों सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर देखिए और किस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि बढ़ते क्रम में तीसरे नंबर में कौन सी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या दोस्तों, आपका 16। ठीक है, या फिर घटते क्रम में चौथे नंबर में कौन सी संख्या है, इस प्रकार से आपको घुमा करके दे दिया रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी, 18। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, और क्या चीज़ यहाँ पर पूछ सकता है, कहीं कहीं पर हमें दे दिया जाता है कि 5 लगातार सम संख्या या फिर 5 लगातार विषम संख्या। तो सम संख्या बोला रहेगा तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सम संख्या लेना है, और विषम संख्या अगर बोला रहेगा तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या लेना है। बस इतना सही अंतर है। फिर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसको आप विद इन सेकेंड बिल्कुल डायरेक्ट बनाइएगा। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया है,
5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान क्या होगा, यह हमें पूछा गया। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका छत्तीसगढ़ पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखिए, अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। आज हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल हमने बेसिक से बिल्कुल हमने डिटेल में हमने सीखा हुआ है उसके चैप्टर में। जैसे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका औसत एवरेज से संबंधित है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अभी हम प्रतिशत से भी संबंधित हम प्रश्न को करेंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर में हम क्षेत्र मिति से भी संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इन सभी का ट्रिक हमने उसके चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रिक या फिर कंसेप्ट की ओर नहीं चलेंगे। ठीक है, देखिए हम सीधा सीधा ट्रिक को यूज करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्या दिया दोस्तों, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक हमने बताया हुआ है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, देखिए ये तो है दोस्तों हमारे पास संख्या आपके समझने के लिए, और ये क्या है दोस्तों, ये है औसत। ठीक है, ये है एवरेज। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक संख्या को हटा दी जाती है। टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 5 संख्या है। इनमें से अगर हम एक संख्या को हटा देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी बच जाएगी, हमारे पास बचेगी दोस्तों टोटल 4। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक संख्या हटा रहे हैं, मतलब हम लिखेंगे दोस्तों माइनस का 1। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर बोल दिया होता कि एक संख्या जोड़ दी जाती है या फिर 5 संख्या जोड़ दी जाती है, तब की कंडीशन में हम क्या करते, इसमें हम एक संख्या या फिर 5 संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला दोस्तों कि एक संख्या को हटा दी जाती है, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, -1। ठीक है, पहले संख्या थी हमारे पास 5, उसके बाद हटाने के बाद कितना हो गया दोस्तों 4। ठीक है, एक संख्या को हटाने के बाद जो नया औसत प्राप्त होता है वो कितना होता है। ठीक है, एक संख्या को हटाने के बाद जो नया औसत प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास 16। ठीक है, एक संख्या को हटाने के बाद जो नया औसत प्राप्त होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, संख्या का डिफरेंस कितना है दोस्तों हमारे पास, -1 का। ठीक है, पहले संख्या 5 था, उसके बाद संख्या कितना हो गया 4, मतलब -1 का डिफरेंस आ गया। तो अगर संख्या में अगर डिफरेंस आएगा तो जाहिर सी बात है उसके एवरेज में डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले एवरेज कितना था 18, अभी एवरेज कितना है दोस्तों 16, मतलब एवरेज में कितने का डिफरेंस हो गया, एवरेज में डिफरेंस हो गया दोस्तों आपका -2 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्या में कितने का डिफरेंस हो गया आपका -1 का, एवरेज में कितने का डिफरेंस हो गया -2 का। बस इतना ही आपको समझना है, उसके बाद देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है, इस 5 को दोस्तों हम गुणा कर देंगे इस -2 के साथ। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका ये 5 गुणित -2। उसके बाद देखिए आपका ये रहेगा दोस्तों प्लस, और ये -1 को हम गुणा कर देते हैं दोस्तों 16 के साथ। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं ये हमने एवरेज वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 का गुणा करेंगे दोस्तों हम 16 के साथ। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से इसको सॉल्व कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूने 10, कितना आ गया दोस्तों ये -10। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो ये भी आपका किस में हो जाएगा माइनस। 16 एकम 16, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर देखिए -10 और ये -16। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका -26। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर दिया है दोस्तों आपका माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या है, जो आपका टोटल एवरेज है मतलब माइनस दिया है, उसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, एवरेज आपका घट रहा है। अगर यहीं पर अगर आपका जो भी वैल्यू आता वो अगर प्लस में आता तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को अगर हम हटा देते हैं तो औसत कितना हो जाता है दोस्तों, 16 हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि एवरेज जो है घट रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आया दोस्तों वो आपका माइनस में आया। ठीक है, तो हमें माइनस में नहीं लेना, कभी भी एवरेज माइनस में नहीं होता। ठीक है, ये आपका क्या निर्धारित करता है, माइनस में मतलब एवरेज घट रहा है, प्लस में उसका मतलब एवरेज बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या दिया है।
देखिए क्या दिया है, किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस टाइप से आपको कई बार प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सभी से बनना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए इस टाइप से दोस्तों आपका खास करके क्षेत्रमिति में से 3 कंडीशन बनते हैं। तीनों फॉर्मूला को देखिए मैं आपको बताऊंगा, तीनों फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जैसे आपको आपका नाम याद है उसी प्रकार से आप ये तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 110% बनते ही बनते हैं। देखिए पहला क्या होता है दोस्तों, आपका अंतःकोणों का योग। पहला आता है आपका अंतःकोणों का योग। क्या होता है दोस्तों अंतःकोणों का योग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है आपका ये n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180। n क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भी आपका भुजा दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अष्टभुज। अष्टभुज कहने का मतलब भुजा की संख्या कितने दोस्तों, 8, मतलब n की संख्या कितने दोस्तों, 8। ठीक है, यहाँ पर आपको सप्तभुज, अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज इस प्रकार से दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें क्या प्रश्न पूछता है, सभी जो भी आपको अष्टभुज सप्तभुज जो भी दिया रहेगा उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, n-2। ठीक है, इंटू 180। ये हो जाएगा दोस्तों अंतःकोणों का योग, मतलब टोटल जो भी अंतःकोण रहेगा। मान लीजिए किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी बहुभुज है, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा ये बहुभुज है, तो इसके सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, तो उसको हम इस फॉर्मूला में रख करके बनाएंगे। अब देखिए इसी में हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक अंतःकोणों का योग। ठीक है, एक अंतःकोणों का योग। तो देखिए अगर हमें सभी अंतःकोणों का योग पता है तो हम एक अंतःकोणों का योग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, n। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक अंतःकोणों का योग। यहाँ से भी आपको प्रश्न बनते हैं। अब देखिए इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आपका क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बाह्य कोणों का योग। ठीक है, बाह्य कोणों का योग। तो देखिए कोई सा भी बहुभुज हो आपका, चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, कितना भी बड़ा बहुभुज हो, अगर पूछ दिया जाए कि उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो हमेशा आप याद रखिएगा इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंशी होता है। ठीक है, एक वृत्त के समान 360 अंशी होता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। अब देखिए इसी में आपको एक और चीज़ पूछ देता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछते हैं दोस्तों, विकर्णों की संख्या। ठीक है, एक और चीज़ पूछता है आपका विकर्णों की संख्या। देखिए बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछ देता है। ठीक है, छोटा मोटा अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो ऐसे क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, और यही जो होता है दोस्तों फेलियर का कारण बनता है। तो हमें बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना है। अब देखिए विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई से भी अगर आपके पास बहुभुज है तो इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, कितने विकर्ण हो जाएंगे उसकी संख्या हमें कैसे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ये n इंटू n-3 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विकर्णों की संख्या। तो यहाँ पर मैंने 4 फॉर्मूला लिखवा दिया है। इन चारों फॉर्मूला को आप बिल्कुल ध्यान से नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, खास करके आपका व्यापम में। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है कि किसी अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, सभी अंतःकोणों का योग। यहाँ पर देखिए अंतःकोण का योग, इसका फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास ये रहा। ठीक है, और एक अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारे पास, n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि सभी अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पर देखिए सभी अंतःकोणों का योग, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n-2 इंटू 180। अगर मैं इस फॉर्मूला में डायरेक्ट रखूँ तो यहाँ पर देखिए n की जगह में क्या है दोस्तों आपका 8। ठीक है, तो n-2 करने पर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 6 गुणित 180। ठीक है, 6 गुणित 180 करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18 छक्के कितना होता है, ये होता है आपका 108। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 1080। तो यहाँ पर देखिए अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 1080। बिल्कुल आसान से बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न
ठीक है, बिल्कुल इसको आप नोट करके रखिएगा, हर एक फॉर्मूला को आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ठीक है, इसका हमने बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से हमने क्षेत्रमिति वाला चैप्टर में कंप्लीट करा दिया है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए अगर आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपसे बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में ये प्रश्न बनना चाहिए, इतना इजी ये प्रश्न पूछा गया था आपका छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में। ठीक है, तो फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों कि दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल, देखिए ये है हमारे पास एक वृत्त, ठीक है, और हमें इसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 9 पाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि हो जाती है दोस्तों आपका 2 पाई आर। बिल्कुल आप इस फॉर्मूला को याद करके रखिएगा। ये होता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया गया है, 9 पाई। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ये रहा आपके वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका फॉर्मूला, और इसका वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों आपको, 9 पाई। यहाँ से देखिए अगर मैं ये पाई से पाई को कैंसिल कर दूं तो आर स्क्वायर का मान कितना बच गया, आर स्क्वायर का मान बच गया दोस्तों हमारे पास 9। वर्ग को इधर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो ये हमारे पास वर्गमूल हो जाएगा, मतलब आर का मान कितना बचेगा, आर का मान हमें मिल गया दोस्तों 3। ठीक है, आर का मान हमें मिल गया 3। तो यहाँ पर देखिए हमें रेडियस मिल गया। रेडियस क्या होता है दोस्तों, किसी भी वृत्त में, ये रहा हमारे पास रेडियस, ठीक है, ये रहा हमारे पास आर, रेडियस। अब देखिए एक वृत्त में क्या होता है दोस्तों, रेडियस को अगर मैं 2 गुना कर दूं तो वो हो जाएगा दोस्तों उस वृत्त का व्यास, जिसको बोला जाता है डायामीटर। अगर मैं रेडियस को 2 गुना कर दूं तो वो हो जाएगा उस वृत्त का व्यास, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डायामीटर। तो यहाँ से देखिए रेडियस है दोस्तों हमारे पास ये 3, ठीक है, यहाँ पास मैंने रेडियस को 2 गुना कर दिया, मतलब एक रेडियस इसमें और जोड़ दिया, मतलब ये 3 और ये 3 कितना हो गया दोस्तों, इसका टोटल डायमीटर कितना हो गया, 6। ठीक है, इसका टोटल डायमीटर कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें यूनिट नहीं दिया है, आपका सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए चूंकि ये जो आपका वृत्त है ये एक वर्ग के अंदर में बना हुआ है, मतलब ये जो वृत्त रहेगा दोस्तों इसका डायामीटर, ये जो वृत्त रहेगा इसका डायामीटर, ये जो वर्ग दिया है, ठीक है, इसके एक साइड के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पास आप देखिए बिल्कुल, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी रहेगा। मतलब देखिए इसका जो डायामीटर रहेगा दोस्तों, इसके डायामीटर का डिस्टेंस इसके साइड के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग के कंसेप्ट में क्या होता है दोस्तों, इसकी एक साइड का अगर हमें वैल्यू पता हो तो इसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसके चारों साइड आपस में बराबर होता है, इतना कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 6 गुणित 6, मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, देखिए कितना टाइम लगा, बस आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसको विद इन सेकेंड देख करके बस आंसर बता सकते हो। देखिए क्या दिया आपका, कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बिल्कुल इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वृत्त है, हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कोई सा भी होगा दोस्तों, इसकी त्रिज्या कोई सा भी होगा। अब क्या बोल रहा है कि इसके त्रिज्या में अगर हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो उसके बाद जो आपको वृत्त मिलेगा वो उससे कुछ बड़ा मिलेगा, क्योंकि जो भी पहले त्रिज्या था उसमें हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। ठीक है, इसका त्रिज्या क्या हो गया दोस्तों, ये r+1 इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद देखिए हमें पूछा क्या गया है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा। मतलब देखिए जो पहले हमारे पास वृत्त था इसकी परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम r1 करके मान सकते हैं। ये हो गया दोस्तों वृत्त का परिधि। उसके बाद हमें और क्या चीज़ पूछा गया है, इसका व्यास, ठीक है, इसका डायामीटर, और व्यास क्या होता है दोस्तों, रेडियस का 2 गुना, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 2r1। ठीक है,
पहले हमारे पास जो भी वृत्त था वो इस कंडीशन में था, ठीक है, ये वाले परिधि और ये वाले व्यास के कंडीशन में हमारे पास था। उसके बाद देखिए इसमें तिगड़म क्या किया गया है, इसके रेडियस में हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। अगर हम इसके रेडियस में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो उसके बाद जो वृत्त की नई परिधि रहेगी, उसके बाद जो वृत्त में की नई परिधि रहेगी और नया जो व्यास रहेगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा, वो चीज़ हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने रेडियस में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों आपका ये 2 पाई, और r की जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों ये r+1, ठीक है। ये हो गया दोस्तों नए वृत्त की परिधि। और ये उसके बाद हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, नए वृत्त का व्यास, ठीक है, नए वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका ये r की जगह में क्या हो जाएगा दोस्तों ये r1+1, ठीक है। ये हो गया दोस्तों नए वृत्त की परिधि और ये हो गया दोस्तों नए वृत्त का व्यास, इन दोनों का अनुपात। जैसा प्रश्न में बोला गया हमने ठीक उसी प्रकार से कर दिया उसके फॉर्मूला को, ठीक है। ये हो गया दोस्तों नए वृत्त की परिधि और ये हो गया नए वृत्त का व्यास, और पूरा क्या हो गया दोस्तों, इन दोनों का अनुपात, ठीक है, उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात, ठीक है। और वही अनुपात क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, r+1 और ये नीचे में भी r+1 है, ये भी आपका आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बच गया दोस्तों आपका पाई, नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया आपका 1। मतलब इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों π/1, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। कोई ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा आंसर है। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया है, कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखता है और बेचते समय 20 रुपये का बट्टा देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, यह हमें पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन सभी का दोस्तों आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके जुड़ जाइए। देखिए क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनाना, इसको हमें बनाना है दोस्तों ट्रिक से, जो हमने सीखा है, जो अभी तक हमने ट्रिक सीखा हुआ है, ठीक है, सभी चैप्टर में हमें वही ट्रिक को फॉलो करना है। देखिए क्या बोला है कि कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखता है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों उसके पास देखिए कोई भी उसके पास मूल्य रहा होगा, वो मूल्य उस अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। मतलब हम अंकित मूल्य को अगर 100 रुपये ले करके चलें, ठीक है, कोई भी दुकानदार के पास कोई भी वस्तु है उसमें अंकित मूल्य में वो 50% बढ़ा रहा है, अंकित मूल्य कितना है ये हमें नहीं पता, तो उसको हम हमेशा 100% मान करके चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, ठीक है। इसको हम बिना फॉर्मूला के ही बनाएंगे, बस आप हमारे ट्रिक को फॉलो करते चलिएगा। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपना कंसेप्ट लगाइए और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि क्या बोल रहे कि कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा करके रखता है। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको बोला जाता है सीपी, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों एक्चुअल प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी दुकानदार उसके एक्चुअल प्राइस से, उसके क्रय मूल्य से 50% बढ़ा करके रखता है, ठीक है। इसमें अगर मैं 50% बढ़ा दूं तो 100 में अगर मैं 50% बढ़ा दूं, 100 रुपये का कोई भी चीज़ है उसमें अगर मैं 50% बढ़ा दूं तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी दोस्तों 150 रुपये की, ठीक है। वो चीज़ हो जाएगी दोस्तों आपका 150 रुपये की। यही चीज़ बोला गया है, कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा करके रखता है, ठीक है। इतना बढ़ा करके वो पहले से वो बढ़ा करके वो चापलूसी करके रखता है। अब क्या बोल रहा है कि बेचते समय वो 20% का बट्टा देता है। किस में बट्टा देगा वो बेचते समय, देखिए मान लीजिए ये एक पार्ले जी बिस्कुट का एक एमआरपी है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं। अब वो क्या किया, पार्ले जी बिस्कुट को खरीद करके लाया और अपने घर में वो, जैसे कि आपने कपड़े की दुकान में देखा होगा, दुकानदार अपना ही टैग लगाते हैं, ठीक है। जो भी प्राइस रहता है उसमें इतना इतना डिस्काउंट करके अपना ही टैग चिपका देते हैं, फिर वही रेट में आपको लेना होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोई भी दुकानदार 100 रुपये का कोई वस्तु लाता है, उसमें वो क्या कर रहा है दोस्तों, अपना टैग लगा दिया, उसमें वो 50% पहले से बढ़ा दिया, अपना टैग लगा करके उसका रेट 150 रुपये बता रहा है,
ठीक है, लोगों को वो 150 रुपये बता रहा है। अब क्या बोल रहा है कि वो इसी 150 रुपये में वो 20% का डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। ठीक है, हमारी दुकान में आइए और 20% का बट्टा पाइए, 20% का डिस्काउंट पाइए, ऐसा बोल रहा है। तो इसी 150 रुपये में अगर वो 20% का वो डिस्काउंट देता है, 20% का वो बट्टा देता है, तो 150 रुपये का अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपके 150 गुणित ये हो जाएगा 80/100। ठीक है, ये हो गया 80/100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 15 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों? 15 अट्ठे 120। ठीक है, मतलब दोस्तों 150 रुपये उसका देखिए MRP प्राइस है, उसमें वो 20% छूट देने की बात करता है, तो कितने में दे रहा है? कितने में सामान को दे रहा है? वो दे रहा है दोस्तों 120 रुपये में। अब देखिए उसके पॉकेट से कितना पैसा गया था उस सामान को खरीदने में? उसके पॉकेट से गया था दोस्तों केवल और केवल 100 रुपये। ठीक है, जो कि उसका कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये के सामान को उसने इतना तिगड़म किया और 100 रुपये के सामान को उसने 120 रुपये में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए हमारे पास 100 रुपये का सामान है, उसको अगर मैं 120 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो बिना कोई कैलकुलेशन किए मैं बता सकता हूँ कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और यही चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसे कितना का लाभ हो रहा है, ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमें किस में दिया गया दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आपके छात्रावास अधीक्षक में। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप बनाने का प्रयास कीजिए। आपको जितना टाइम चाहिए अभी आप ले सकते हो, लेकिन प्रयास कीजिए जल्दी से जल्दी बनाने का, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। धनराशि क्या है ये हमें पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में अगर हमें धनराशि नहीं पता तो उसको हम हमेशा 100% ले करके चलते हैं। ठीक है, उस धनराशि को हम हमेशा 100% ले करके चलते हैं। देखिए इसका भी ट्रिक है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी धनराशि दोस्तों, उसको हम 100 रुपये लेकर के चलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वो 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में वो जो है राशि पहले कितनी थी? 100 रुपये की थी। अब वो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मतलब 100 रुपये का 2 गुना कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 2 गुना हो गया दोस्तों 200 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब 5 वर्ष में वो कितना हो गया दोस्तों? 100 रुपये था, 100 रुपये से बढ़ करके वो 200 रुपये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास कोई राशि 100 रुपये था, 5 वर्ष के बाद हमें 100 रुपये का कितना मिला दोस्तों? 200 रुपये मिला। अब 100 रुपये का 200 रुपये क्यों मिला? हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिल रहा है तभी तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये का 200 रुपये हमें मिला, मतलब हमें कितने का ब्याज मिला? इस 100 रुपये में हमें कितना ब्याज मिला दोस्तों? हमें मिला 100 रुपये का ब्याज, तभी ना ये 100 रुपये बढ़ करके 200 रुपये हो गया है ना। तो मतलब हमें मिला दोस्तों 100 रुपये का ब्याज। ये हो गया दोस्तों आपका एक कंडीशन। अब फिर से आप प्रश्न में आ जाइए, देखिए क्या बोला है, तो कितने वर्ष में वो 25 गुना हो जाएगी। ठीक है, आपका देखिए राशि वही रहेगा 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 रुपये जो है वो कितने वर्षों में, टाइम आपको देखिए फाइंड करना है, कितने वर्षों में वो 25 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये का 25 गुना कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 25 गुना हो जाएगा दोस्तों आपका 2500, और कितने वर्षों में होगा वही चीज़ हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये को 2500 बनने में, ठीक है, 100 रुपये को 2500 बनने में कितना का ब्याज लगा? ठीक है, मतलब इसमें हमें 24 गुना 2400 का ब्याज पड़ा होगा। ठीक है, 2400 का हमारे पास ब्याज इसमें ऐड हुआ होगा, तभी ये 100 रुपये जो है वो 2500 रुपये बना है। मतलब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए 100 रुपये जो है उसको 100 रुपये और बढ़ने में, मतलब 100 रुपये का ब्याज बनने में 5 वर्ष लग गया। वही प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उसी 100 रुपये को 2400 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, मतलब 100 रुपये उसको बनने में कितना लग गया दोस्तों? 5 वर्ष लग गया। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए उसको 24 गुना होने में कितना लगेगा, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24 गुणित 5, और 24 गुणित 5 करने पर कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120 वर्ष। ठीक है, कितना लगेगा दोस्तों? 120 वर्ष। देखिए किस में दिया गया है आपका? ये ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, ए बी तथा सी का अनुपात 3:4:5 है
और तीनों का योग 14,400 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो बिल्कुल इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा हो तो। देखिए इस प्रश्न में भी हमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। इसको बनाने का ट्रिक क्या है, देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, एक दिया है दोस्तों ए, एक दिया है बी और एक दिया है सी। अब इन तीनों का अनुपात कितना कितना दिया है, ये हमें दिया दोस्तों 3:4:5। इस प्रकार से हमें प्रश्न में दिया गया है। अगर मैं इसके अनुपातों का अगर मैं योग निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 4 9 और ये 3 कितना हो जाएगा 12। कितना आ गया, इसके अनुपातों का अगर मैं योग करूँ तो कितना आ गया दोस्तों 12। अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, तीनों का योग, ठीक है, मतलब यहाँ पास इन तीनों का योग कितना दिया गया हमारे पास 14,400। कितना दिया गया दोस्तों, तीनों का योग ये हमें दिया गया है 14,400 और हमारे पास इनके अनुपातों का योग कितना आ गया 12 आ गया। तो इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, इससे डिवाइड। ठीक है, देखिए इतना काम हमें करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा क्या है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, बी का हिस्सा क्या होगा। जिसका भी हिस्सा पूछा रहेगा उसके हिस्से को हम इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी का अनुपात कितना दिया गया है 4, तो इसको हम कर देंगे दोस्तों 4 से गुणा। यहीं पर अगर आपको ए का हिस्सा पूछा रहता तो हम यहाँ पर देखिए ए का अनुपात कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करते। अगर आपको सी का हिस्सा पूछा रहता तो सी का अनुपात कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ पर हम 5 का गुणा करते। बस हमें इतना सा ही काम करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 12 एकम 12, ये हो जाएगा दोस्तों 12 बार में 12, ये 12 में होता है 144 और ये 2 बार 0 और ये 12 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 चौक हो जाएगा 48। कितना हो गया 12 चौक 48 और यहाँ पर ये 2 बार 0, तो यहाँ पर ये 2 बार 0 मतलब 4,800। ठीक है, ये मिल गया दोस्तों हमारे पास बी का वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार हम ए का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम सी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है केवल और केवल बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा देखिए कितना आ गया दोस्तों 4,800। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, 3 और 4 के अनुपात में हैं। तो देखिए एक संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों 3x, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 4x। ठीक है, एक संख्या को हमने माना 3x, दूसरी संख्या को हमने माना 4x। अब यहाँ पर देखिए 3x और 4x का अगर मैं एलसीएम लूँ, 3x और 4x का अगर मैं एलसीएम लूँ तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार के संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि आपका देखिए 1/5 है, ठीक है, और ये 1/4 है, इनका भी एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, इनका भी एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है और एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x और 4x का एलसीएम क्या हो जाएगा। पहले इन दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों से कॉमन निकलेगा दोस्तों x, तो उसको हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो जो कॉमन नहीं निकलेगा उसको भी हम आपस में गुणा करके लिख देंगे। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों 1 से गुणित 3 और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 4 तिया 12x, इसका एलसीएम कितना आ गया 12x। देखिए दो संख्याएं हमारे पास, उसको हमने माना, एक को 3x, दूसरे को हमने माना 4x। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला जो कि हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 12x। अब यहाँ पर देखिए तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम, ठीक है, कितना दिया गया दोस्तों 84। एलसीएम हमारे पास कितना आया 12x, इसका मान कितना दिया गया प्रश्न में, इसका मान दिया गया दोस्तों 84। तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, x से बराबर क्या हो जाएगा आपके 84/12। ठीक है, 1 से बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 84/12। तो x का मान कितना निकल करके आ जाएगा आपका 7। तो अगर आपको x का मान निकल गया तो आप छोटी संख्या भी निकाल सकते हो और बड़ी संख्या भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक संख्या हमने क्या लिया था 3x, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 3 7 21। एक संख्या हमारे पास आ गया 21 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4x, मतलब ये हो जाएगा 4 × 7 करने पर ये हो जाएगा 7 चौक 28।
ठीक है, मतलब बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 28, छोटी संख्या हमारे पास क्या आ गया आपका 21। इसमें देखिए क्या पूछा है आपको, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए 28 किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, दो अंकों का योग 144 है तथा उनका एलसीएम 420 है, तो छोटा अंक क्या होगा, ये हमें पूछा गया। ठीक है, ये भी आपका छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया प्रश्न है, तो फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सभी से बनने चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, वैसे तो अगर हम इस प्रश्न को ट्रेडिशनल मेथड से बनाए तो हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि दो अंकों का योग 144 है। मान लीजिए एक अंक हम मान लेते हैं x, दूसरा अंक हम मान लेते हैं y। ठीक है, इन दोनों का योग हमें कितना दिया गया है दोस्तों 144। उसके बाद और देखिए क्या चीज़ पूछा गया है। चलिए, जो चीज़ पूछा गया उसको हम 1 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, दो अंकों का योग। ठीक है, ये हमें दिया गया दोस्तों 144। अब देखिए उनका एलसीएम 420 है। जो आपके पास जो भी दो अंक रहेंगे उनका एलसीएम निकालने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 420 आना चाहिए है। तो छोटा अंक कौन सा होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर है तो छोटा अंक कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से देखिए कौन सा छोटा अंक है कौन सा बड़ा अंक है, ये चीज़ हमें नहीं पता। ठीक है, इन दोनों का योग हमें पता है 144। अब देखिए छोटा अंक इसमें से पूछा गया कौन सा होगा, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई सा एक होगा छोटा अंक। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर ए को लूँ तो यहाँ पर देखिए एक अंक हो जाएगा दोस्तों, मतलब एक से या फिर y की जगह में अगर मैं रखूँगा 60। ठीक है, मान लीजिए मैं y की जगह में ही रखता हूँ तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एक अंक अगर मैं 60 लेता हूँ तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा। ठीक है, छोटा अंक अगर मैं 60 को लेता हूँ तो बड़ा अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 144 माइनस 60। ठीक है, ये हो गया आपका 144 माइनस 60। अगर मैं 144 माइनस 60 करूँगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आ गया दोस्तों 84। ठीक है, देखिए एक अंक हमें मिल गया दोस्तों 84, एक अंक हमने माना है 60। ठीक है, अब देखिए हमने ऑप्शन नंबर ए 60 को माना है, तो ये जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 84 और ये 60 का हम निकाल लेंगे दोस्तों एलसीएम। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम हमें 420 दिया गया है, तो इन दोनों का भी एलसीएम आपका 420 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं 2 से करूँगा ये हो जाएगा 4 बार, ये 2 बार, ये आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद ये फिर 2 से ये हो जाएगा दोस्तों 2 बार, 1 बार, ये हो जाएगा आपके 15 बार में जाएगा। उसके बाद ये कितना जाएगा दोस्तों, ये 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये 3 पंछे 15। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए हमारे ये जाएगा दोस्तों 7 से और ये जाएगा 5 से। अगर मैं इसको आपस में गुणा कर दूँ तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूने 4, ये हो जाएगा 4 तिया 12, कितना आ गया 4 तिया 12 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों 5 सत्ते 35, कितना आ गया 5 सत्ते 35। अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 पंचे 60 की 0 बचा 6, ये हो जाएगा दोस्तों 12 तिया 36 और ये 6 कितना हो जाएगा 42, कितना आ गया आपका 42। मतलब 84 और 60 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 42। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका कैलकुलेशन का स्पीड अगर अच्छा है तो आप इस प्रकार से ऑप्शन से भी बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा क्लास पसंद आया होगा, सभी से जो है सभी क्वेश्चन बने होंगे। आपका टोटल कितना नंबर स्कोर हुआ ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप जो है हमारे क्लास में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।